हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 19 मार्च का डीडी न्यूज। असम इलेक्शंस के लिए बीजेपी की 88 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी। हिमंता फिर जालूकाबरी से चुनावी मैदान में। ईरान इजराइल वॉर में ईरान का एनर्जी साइट्स पर मिसाइल स्ट्राइक। ग्लोबल मार्केट में पैनिक। स्टॉक मार्केट क्रैश, ऑयल प्राइसेस स्पाइक के बीच सेंसेक्स 1900 पॉइंट्स टूटा, निफ्टी भी लुढ़का। आदित्य धर की धुरंधर 2 रिलीज। पेड प्रीव्यू में फिल्म ने कमाए 44 करोड़, टूटे सारे रिकॉर्ड्स। असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मूव खेल दिया है। पार्टी ने 9 अप्रैल को होने वाले इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स की ऑलमोस्ट पूरी लिस्ट एक ही साथ रिलीज कर दी है। कुल 89 सीट्स में से 88 नेम्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से अपनी स्ट्रॉन्ग सीट यानी कि जालूकाबरी से चुनावी मैदान में हैं। वहीं हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले प्रद्युत बोरदोलई हाई प्रोफाइल सीट दिसपुर से चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो इस लिस्ट का सबसे चर्चित नेम भी बन गया है। इसके अलावा भूपेन कुमार बोरा को बिहपुरिया सीट से फील्ड में उतारा गया है। विमेन कैंडिडेट्स में माधवी दास, ज्योत्सना कलिता और नीलिमा देवी को इंपॉर्टेंट सीट्स दी गई हैं, जिससे साफ हो रहा है कि पार्टी विमेन रिप्रेजेंटेशन की ओर भी काफी फोकस कर रही है। दिल्ली में हुई सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग में इस लिस्ट को फाइनल अप्रूवल मिला है, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। ओवरऑल देखें तो बीजेपी ने इस बार ओल्ड प्लस न्यू फेसेस का बैलेंस्ड मिक्स रखा है, जिसमें यूथ, विमेन और ट्राइबल एरियाज को अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट डालती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवरात्र के पहले दिन राम मंदिर अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने दूसरे फ्लोर पर बने राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना भी की और पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई जानकारियां दी। राष्ट्रपति सुबह करीब 10:30 बजे अयोध्या पहुंची थी, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। करीब 5 घंटे रुकने के बाद वो मथुरा के लिए रवाना हुई, जहां पर इस्कॉन और प्रेम मंदिर में वो दर्शन करेंगी। पटना हाईकोर्ट से गुरुवार यानी 19 मार्च 2026 को जेडीयू विधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत दी गई है। कोर्ट ने दुलारचंद यादव मर्डर केस में उनकी बेल प्ली एक्सेप्ट कर ली है। अनंत सिंह पिछले करीब 4.5 महीने से पटना की बियोर जेल में बंद थे। ये मामला 30 अक्टूबर 2025 का है, जब मोकामा के घोसवारी इलाके में इलेक्शन कैंपेन के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त उन्हें मेन अक्यूज्ड मानते हुए पुलिस ने 1 नवंबर 2025 की रात उन्हें अरेस्ट किया था। लोअर कोर्ट्स पहले उनकी बेल पिटीशन रिजेक्ट कर चुकी थी, लेकिन अब हाई कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, जिससे उनकी जल्द ही रिलीज का रास्ता भी खुल गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेल में रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा सीट से इलेक्शन भी लड़ा और जीत भी हासिल की। हाल ही में 16 मार्च को वो राज्यसभा वोटिंग के लिए भी असेंबली पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हिंट दिया था कि वो जल्द ही बाहर आएंगे। और अब उन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर भी एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। आगे वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि मोकामा से उनके बेटे को आगे लाया जाएगा। और आइए अब औरंगाबाद के रिपोर्टर से जानिए बंगाल इलेक्शन की लेटेस्ट अपडेट्स। तमाम यात्राओं और रैलियों के बीच 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। एक, पहला एसआईआर, जो इलेक्टोरल रोल्स में छटनियां हुई हैं उसको दोनों पार्टीज अपने तय इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरा, जो चुनाव के चरण कम हुए हैं, 2021 में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, अब 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। ये प्रशासन के लिए तो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल रिलीफ है, लेकिन व्हेन यू डू सच अ बिग चेंज इट विल रेज आईब्रोज। और तीसरा, जो अफसरों का टॉप ब्रास का जो तबादला हुआ है इधर से उधर, उसको लेकर टीएमसी लगातार इलेक्शन कमीशन और भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर रही है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि पलड़ा किसकी तरफ भारी है, लेकिन टीएमसी का जो वोटर बेस, जो रूरल वोटर बेस है, वो तो मजबूत है ही, पर बीजेपी ने भी कुछ पॉकेट्स में अपनी पकड़ बना ली है, पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अब कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स के हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द टफेस्ट इलेक्शन फॉर ममता बनर्जी इन द लास्ट 10 years। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक नए और बेहद ही डेंजरस फेज में एंटर कर चुकी है, जहां मिसाइल और मिलिट्री बेसिस से आगे बढ़कर अब सीधा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। 18 मार्च 2026 इस वॉर का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बनकर सामने आया है, जब इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक बड़ा हमला किया।
ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व माना जाता है और ईरान का करीब 70% डोमेस्टिक गैस सप्लाई यहीं से आता है। अटैक के बाद इस गैस फील्ड में मैसिव फायर लग गई है, जिससे प्रोडक्शन पर भी इंपैक्ट पड़ा है। इसी दिन ईरान ने साफ वार्निंग दी कि अब गल्फ रीजन के एनर्जी साइट्स भी उसके टारगेट पर होंगे, यानी कि वॉर का फोकस ऑफिशियली मिलिट्री से हटकर अब इकोनॉमिक टारगेट पर शिफ्ट हो गया है। रिटेलिएशन भी तुरंत देखने को मिला। 18 मार्च 2026 को ही ईरान ने रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल स्ट्राइक किया। ये कतर में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्ट हब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अटैक में एक्सटेंसिव डैमेज हुआ और ग्लोबल एलएनजी सप्लाई चेन पर सीधा खतरा पैदा हो गया है। सिचुएशन यहीं पर नहीं रुकी। 19 मार्च 2026 सुबह से लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ईरान ने रास लफान को फिर से टारगेट किया है। मल्टीपल स्ट्राइक्स की खबरों के बाद अब ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पैनिक बढ़ गया है और प्राइसेस पर भी इसका सीधा असर दिखने लगा है। इसके अलावा ईरान ने रीजन के और भी क्रिटिकल ऑयल हब्स को निशाना बनाया है, जिसमें यूएई की रुवैस रिफाइनरी और सऊदी अरेबिया की रास तानूरा रिफाइनरी भी शामिल हैं। ये दोनों फैसिलिटीज मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े रिफाइनिंग सेंटर्स में गिनी जाती हैं और इसीलिए इन पर अटैक का इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर महसूस किया जा रहा है। अगर पूरे पैटर्न को देखें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, पहले से ही हाई रिस्क जोन में आ चुका है और अगर यहां पर डिसरप्शन होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन पर इसका मैसिव इंपैक्ट पड़ सकता है। ओवरऑल ये वॉर अब सिर्फ बॉर्डर्स या फिर मिलिट्री डोमिनेंस की नहीं रही, बल्कि ये पूरी तरह इकोनॉमिक वॉरफेयर में बदल चुकी है, जहां पर कंट्रीज एक दूसरे की एनर्जी बैकबोन को हिट कर रही हैं और आने वाले कुछ दिन बेहद ही क्रूशियल होंगे, क्योंकि यही तय करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल रिसेशन ट्रिगर करता है या फिर डिप्लोमेसी इसे कंट्रोल कर पाती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशन का सीधा असर अब स्टॉक मार्केट पर दिखने लगा है। पिछले 3 दिन से जारी रैली पर अचानक ब्रेक लग गया और मार्केट में शार्प क्रैश देखने को मिला। दरअसल ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अब फुल ऑयल वॉर में बदल गया है। गल्फ रीजन में ऑयल एंड गैस फील्ड्स पर लगातार मिसाइल अटैक के चलते इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस में बड़ा स्पाइक आया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत अचानक बढ़कर करीब $113 पर बैरल तक पहुंच गई है, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक फैल गया है। इसका असर एशियन मार्केट के साथ ही साथ इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी साफ दिखा। गुरुवार को मार्केट ओपन होते ही बीएसई सेंसेक्स करीब 1900 पॉइंट्स तक क्रैश कर गया, तो वहीं निफ्टी 50 भी 550 पॉइंट से ज्यादा गिरकर ओपन हुआ। ओपनिंग डेटा देखें तो सेंसेक्स अपने पिछले क्लोज यानी कि 76,704 से गिरकर करीब 74,750 पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में और टूटकर 74,685 पर पहुंच गया। निफ्टी का भी यही हाल रहा। यह अपने पिछले क्लोज यानी कि 23,777 से गिरकर करीब 23,197 पर ओपन हुआ। मार्केट खुलने के बाद करीब 2 घंटे के बाद भी रिकवरी नहीं दिखी। सेंसेक्स करीब 1730 पॉइंट्स डाउन ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी भी 530 पॉइंट्स की गिरावट के साथ नीचे बना रहा। ओवरऑल साफ है कि राइजिंग ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने इन्वेस्टर सेंटीमेंट को बुरी तरीके से हिट किया है। अगर मिडिल ईस्ट क्राइसिस और एस्केलेट होता है तो मार्केट वोलेटिलिटी आगे भी जारी रहेगी। और आइए अब देख लेते हैं आज का मीम। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज ने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 मार्च 2026 को पेड प्रीव्यू शोज में ही फिल्म ने जबरदस्त कमाई कर ली। सेकनिल की रिपोर्ट के अनुसार धुरंधर द रिवेंज ने सिर्फ प्रीव्यू शोज से ही इंडिया में करीब 44 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है। ये नंबर 2025 में आई पहली फिल्म धुरंधर के ओपनिंग डे कलेक्शन यानी कि 28 करोड़ से भी काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि फिल्म के पूरे देश में करीब 12,000 प्लस शोज चले और इससे इसका ग्रॉस कलेक्शन 52.71 करोड़ तक पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कुछ शोज लास्ट मोमेंट पर कैंसिल या फिर डिले हुए, जिसकी रिफंड फाइनल आंकड़ों को थोड़ा इम्पैक्ट कर सकती हैं। ओवरऑल इतना क्लियर है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर दी है और अब ओपनिंग डे पर इससे भी बड़े नंबर्स की उम्मीद है। इंडियन क्रिकेट टीम चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि उनका टेन्योर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक एक्सटेंड कर दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। अगरकर का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही आईपीएल 2025 से पहले 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, जब इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।
अब ये रिक्वेस्ट टाइमिंग के लिहाज से भी खास मानी जा रही है, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के तुरंत बाद आई है। अगरकर ने मिड 2023 में चीफ सिलेक्टर का रोल संभाला था, जहां पर उनका मेन फोकस सिलेक्शन प्रोसेस में ट्रस्ट रिबिल्ड करना था। उनके टेन्योर में इंडिया ने 4 ICC फाइनल्स खेले, जिसमें 2 ट्रॉफीज जीती हैं और टीम लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही है। उनके कुछ बोल्ड फैसले भी काफी चर्चा में रहे, जैसे सूर्य कुमार यादव को लॉन्ग टर्म T20 कैप्टन बनाना, जबकि हार्दिक पांड्या भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। इसके अलावा रोहित शर्मा को ODI कैप्टनसी से हटाने का फैसला भी बड़ा और कंट्रोवर्शियल रहा। ओवरऑल अगरकर का टेन्योर बोल्ड कॉल्स और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के लिए जाना जा रहा है। अब देखना होगा कि BCCI उनके एक्सटेंशन पर क्या फैसला लेती है। आज आप कॉन्फ्लिक्ट अनएंडिंग इंडिया पाकिस्तान टेंशन सिंस 1947 पढ़ सकते हैं। ये बुक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को 1947 से लेकर न्यूक्लियर एरा तक डीप और बैलेंस तरीके से एक्सप्लेन करती है। खासतौर पर कश्मीर इशू क्यों अनरिजॉल्व्ड है और दोनों देशों की पॉलिसीज कैसे क्लैश करती है, ये समझने के लिए ये एक मस्ट रीड है। सुमित गांगुली एक रिनाउंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन में प्रोफेसर रहे हैं। ये साउथ एशिया सिक्योरिटी और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। नवीन निश्चल हिंदी सिनेमा के 70s के एक ऐसे एक्टर थे जिनकी एंट्री ही सुपरस्टार लेवल पर हुई थी, बट उनका करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने 1970 में फिल्म सावन भादो से डेब्यू किया, जो बड़ी हिट रही। खास बात यह है कि वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट थे, जिन्होंने बॉलीवुड में बड़ा नाम बनाया। विक्टोरिया, नंबर 203, धुंध, हंसते जख्म और ऐसी ही कई फिल्में हैं जहां पर वो चॉकलेटी बॉय वाले इमेज में काफी पॉपुलर हीरो बन गए। लेकिन राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दौर में उनका स्टारडम धीरे धीरे कम होने लगा। फिल्मों के बाद उन्होंने टीवी में स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। देख भाई देख जैसे सुपरहिट शो से उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।